सारे लोग किए, बीमा एजेंट को देख के लोग भागते थे, सुनते नहीं थे। किसी कहिए मिलना है तो पहले ही बोलता था कि वो है नहीं घर पर। आज भी 80-90% एजेंट काम नहीं करते हैं, 80%। ओके। या करते हैं तो अपनी जीविका मतलब समझिए केवल एजेंट से बचाते हैं। मैं एक विकास अधिकारी जिसके अंदर में 100 लोग काम करते हैं, उनके बराबर मैं काम करता हूँ। आपका वैसे विनय जी, अभी अगर मैं क्लोजिंग रेशियो पूछूं तो क्या है? जो मुझसे बात करेगा उसको मैं बीमा कर दूंगा 100%। 100%। उसमें मेरे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके। और जो बीमा कराने वाला नहीं है उससे मैं बीमा की बात नहीं करता। मुझे पैसे की नीड होती है, हम सीधे पहले बीमा मांगते हैं कि पॉलिसी करा लीजिए, मेरा एजेंसी चल जा रही है या मेरा टारगेट नहीं पूरा हो रहा है। जब आप बीमा मांगेंगे तो छोटा बीमा होगा, जब आप बीमा बेचेंगे तो बड़ा बीमा होगा। कितनी आउट ऑफ द बॉक्स सोच रही होगी आपकी कि एज एन इंश्योरेंस एजेंट उसकी कमाई से आपने कॉलेज बनाया है जहाँ पर 2000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा आपका जो इमारत देखी तो बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई खत्म करने के बाद आप खेती करते थे? 2 साल खेती। 2 साल खेती की आपने? ओके। मैं पढ़ाता भी था और डेयरी का भी काम करता था। विनय राय जी एक वक्त में दूध बेचने का काम करते थे। एक कार्यक्रम अगर हम DD1 पर करते तो मुझे 200 रुपये मिलता। ये बोल रहे थे मेरा जो फोटोजेनिक फेस था, तो आपको जब इनकी फोटो आई थी तो आप भी फोटो देख के एकदम आपने तुरंत हाँ कर दिया होगा? फोटो तो यही आ गए थे? सीधे जयमाल। अच्छा। बारात लेके मैं वो काम करता था कि जैसे मान लीजिए कि लेबर मिस्त्री काम करें, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो मुझे नहीं देखें कभी, तो वो खुद परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, एक आदमी मर्सरी से उतर रहा है और दूध नाप दिया। अच्छा। तो मुझे कुछ भी करने में शर्म नहीं लगती। डॉक्टर अमन, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपके पिताजी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनमें क्या खासियत है? सबसे तो वही डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और इनका एक टाइप ए पर्सनालिटी है। क्या डॉक्टर शालिनी, आपने क्या अलग जज किया है कि भाई ये इनकी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये ग्रो कर रहे हैं? क्राइसिस को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। शुभम, आप बताइए, आपने किस तरीके से जज किया अपने फादर को कि इनमें ये कुछ खास बात है? आधी रात को किसी को दिक्कत होगी तो वो किसी को नहीं मिलेगा तो पापा को फोन करेंगे और वो तब भी सब कुछ छोड़ के उनके लिए मदद करते हैं। ये अलग बात है, कुछ मेरे पास पैसे भी नहीं थे और उस समय मेरे पास बहुत सारी चीजें जैसे पूरे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, ये सब लोग छोटे थे। मुझे एक ही चीज याद आता है कि आज 2003-4 में हमें भूख लगी समोसा खाने के लिए, तो उस समय 15 रुपए में एक समोसा मिलता था। फार्म हाउस में भी लेके गए आपके गांव वाले घर में, कितना बढ़िया आपने वो घर बनाया है। वहाँ पे हमने गाजर खाई, वहाँ से निकाल के मूली खाई और बतखें और खरगोश भी आपने वहाँ पे रखा है। तो बहुत बढ़िया आपका फार्म हाउस और आपका घर भी देखिए कितना बढ़िया आपने, शुभम ने जो है इस घर को जो है आर्किटेक्ट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर घर है आपका। और इस घर को देख के मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि ग्रैंड हयात होटल का जो बालकनी है वैसा ही कुछ मेरे को फील हो रहा था। मैं एक MDRT में 2 MDRT करता। आज जब मैं मर्सरी लिया तो मेरा बिजनेस इनिशियल स्टेज से 4 टाइम। का सबसे बड़ा अचीवमेंट सब मतलब चलो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जीतना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वैसे आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है? पूरे बच्चे बहुत अच्छे, वस्त्र, आपकी कपड़ा अच्छा होना चाहिए, बाड़ी, आपकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, वाहन। अगर आपकी कैपेसिटी है तो अपनी क्षमता से ऊपर की गाड़ी लेती है। हम हमेशा ये ताकि अगर हमारे कोई आइडियल आदमी देखना है तो उनको अपने फादर को। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। जब आप कस्टमर के साथ में बैठते हैं तो उससे रिलेशनशिप तो अच्छी है, आपकी सोच भी अच्छी है, लेकिन फिर वो आपके थ्रू बिजनेस करे, उसके लिए क्लोजिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहती है जिससे कि वो चेक भी दे दे आपको? पॉलिसी होल्डर को लगे कि जो हमारा LIC एडवाइजर है वो हमारे लिए बेहतर सोच है। आज भी जो एजेंट्स बीमा कर दिए और बीमा करने के बाद सर्विस नहीं दे रहे, ये 90% या 80% एजेंट्स की क्राइसिस है और आगे नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जनरली एक इंश्योरेंस एजेंट क्या गलती कर जाता है जो आपने देखा है? अपने काम के प्रति ड्यूरेशन रखती है, समर्पित होना चाहिए। जैसे मेरी माता जी हैं, इस एज में भी वो भी काम कन्विंस करती है। अच्छा। कि हाँ बाबू पॉलिसी कैन करा लेता है।
आपने 33 सालों का अगर लर्निंग निकाले तो आपको क्या लगता है, आपने क्या निचोड़, लर्निंग का निचोड़ आपके हाथ में क्या आया है, बिजनेस की ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू? कोई काम अगर कहा जाता है या कोई काम आता है तो रीजन, जब आदमी रीजन देने लगता है ना तो सक्सेस उतना अनुकूल नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा काम करे। यतिका डॉक्टर अमन की डॉटर है ये। आपके बच्चे जो हैं आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? मैं अपने पिताजी को। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के LIC के एक टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलाने वाला हूं। एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर जिन्होंने LIC में इतना बढ़िया काम किया कि उसकी इनकम से आज की तारीख में एक बहुत बड़ा भव्य कॉलेज बना लिया है इन्होंने। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर विनय राय, जो गोरखपुर के एक बहुत ही बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। तो विनय राय जी की लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। विनय राय जी एक वक्त में दूध बेचने का काम करते थे और आज की तारीख में एक बहुत बड़े इंश्योरेंस के एडवाइजर हैं और उन्होंने एक भव्य कॉलेज बनाया है LIC की जो कमाई है उससे। तो विनय राय जी की लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या खास बात है उनमें जो उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। तो विनय राय जी, BITV में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो की एक खास बात और है कि विनय राय जी के साथ में उनके फैमिली मेंबर भी हमारे साथ में बैठे हैं। उनके साथ में इस वीडियो में हमारे साथ में विनय जी की धर्मपत्नी है। भाभी जी नमस्कार। उनके बड़े लड़के डॉक्टर अमन ऑर्थोपेडिक सर्जन है और डॉक्टर अमन की धर्मपत्नी डॉक्टर शालिनी सर्जरी का काम करती है, मतलब जो डॉक्टर है। और उनके छोटे लड़के शुभम जो कि आर्किटेक्ट है। आप सभी को BITV में मैं नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विनय राय जी, आपने आपका कॉलेज दिखाया हमें। आपके कॉलेज में हम लोग गए थे, कितना शानदार और कितना बड़ा कॉलेज बनाया है। मैंने जब देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि कितनी आउट ऑफ द बॉक्स सोच रही होगी आपकी कि एज एन इंश्योरेंस एजेंट उसकी कमाई से आपने कॉलेज बनाया है जहाँ पर 2000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा, आपका जो इमारत देखी तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में आप हमें आपके फार्म हाउस में भी लेके गए, आपके गाँव वाले घर में। कितना बढ़िया आपने वो घर बनाया है। वहाँ पे हमने गाजर खाई, वहाँ से निकाल के मूली खाई और बतखें और खरगोश भी आपने वहाँ पे रखा है। तो बहुत बढ़िया आपका फार्म हाउस और आपका घर भी देखिए कितना बढ़िया आपने। और शुभम ने जो है इस घर को जो है आर्किटेक्ट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर घर है आपका। और इस घर को देख के मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि ग्रैंड हयात होटल का जो बालकनी है वैसे ही कुछ मेरे को फील हो रहा था। तो बहुत बहुत बधाई विनय जी आपकी इस फैंटास्टिक जर्नी के लिए। दूध बेचने से आपने काम शुरू किया और कितना अच्छा आपने। मैं एक छोटी सी आपकी स्टार्टिंग बता दूं। मैं इनिशियल क्या स्टार्ट किया मैंने। मैंने पढ़ाई करने के बाद हम लोग गांव पर खेती करना शुरू की। और लगभग 2 साल मैंने खेती किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं नौकरी करना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई खत्म करने के बाद आप खेती करते थे? 2 साल खेती की। 2 साल खेती की आपने। ओके। तो मुझे लगा कि अब मुझे नौकरी करना चाहिए। तो उसके लिए हमें लगा कि गांव के पास में कहीं अगर हमको नौकरी मिलती है तो मैं वहाँ इंटर कॉलेज में पढ़ाऊंगा और खेती बाड़ी करूंगा। लेकिन उन 2 सालों में मुझे ऐसा लगा कि फिर मैं लोगों को जो देखा, जो लोकल टीचिंग काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फिर आप एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। फिर मैंने B.Ed किया। अच्छा। फिर मैंने M.Ed किया। ओके। फिर मैंने PhD किया। क्या बात है। तो उस समय जब हम M.Ed किए, PhD किए, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से हटके डिग्री कॉलेज में जाके मुझे आपको भी डॉक्टर बोलना चाहिए। हाँ, 2 डॉक्टर हैं इस घर के अंदर, 3 डॉक्टर है, सॉरी जी। तो मैं का नाम है, फिर मैंने PhD किया। ओके। फिर मैंने अप्लाई किया, ये महाराज जी जो योगी जी का कॉलेज है उसमें मैंने ये B.Ed लेक्चर ज्वाइन किया। ओके। और ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए। फिर मैंने डेयरी फार्म खोला। अच्छा। तो मैं वहाँ सेल्फ फाइनेंस में पढ़ाता था। तो मैं पढ़ाता भी था और डेयरी का भी काम करता था। ओके। तो सुबह के टाइम में करीब 7 बजे 8 बजे तक डेयरी काम खत्म करके फिर नहा धो के मैं कॉलेज चला जाता था। फिर मुझे लगा अभी मेरे पास समय है। ओके। तो फिर मेरे पिताजी उस समय थे, उनकी भी LIC की एजेंसी थी। अच्छा। और अच्छा काम करते थे। उनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी थी और लोग उनको बहुत पसंद करते थे। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि चाहो तो तुम भी कर सकते हो उसको।
अच्छा, ये कौन से साल की बात है ये है 93 की। आपने जब पढ़ाई खत्म की वो कौन सा साल था? 1990 में आपने पढ़ाई खत्म की, और 1998 में आपने LIC की एजेंसी ली? नहीं, मैं उसको 93 में अपने वाइफ के नाम से एजेंसी लिया। अच्छा, 93 में। हाँ, वाइफ के नाम से लिया। और उसी तो कौन समय से साल में आपकी शादी हो गई थी? 90 में। 90 में शादी हो गई थी, तो हाँ। जब आपकी शादी हुई उसके बाद से तब आप पढ़ा रहे थे? नहीं, मैं पढ़ाई खत्म कर दिया था मोटी पढ़ाई मोटा। खत्म और फिर उसके बाद से मैं 2 साल जब खेती किया, हम्म, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए पढ़ाई। तो फिर मैंने लोकल कहीं टीचिंग करने के लिए आपको बीएड करना पड़ेगा, एमएड करना पड़ेगा, कुछ इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद ही आप कर सकते हैं। फिर मैंने बीएड किया, फिर एमएड किया, फिर पीएचडी। शादी के बाद में आपने हाँ, पढ़ाई की? यस। तो भाभी जी, जब आपकी शादी हुई तब आपको क्या बताया गया था कि आपके जिनसे शादी हो रही है वो क्या करते हैं? मालूम था। अच्छा, पढ़ाई करते हैं, ये आपको बताया गया था? ओके, लास्ट ठीक है। ईयर ओके, उस समय तो मतलब आपने एक स्टूडेंट से शादी की थी? उसमें शारीरिक क्राइटेरिया ही हुआ करती थी हाँ, क्या? कि अगर कोई लड़का पढ़ लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसकी शादी हो जाएगी। ये उसका ये एक्चुअली यही क्राइटेरिया शादी का क्राइटेरिया थी जो है वो आज के एजुकेशन 30 साल पहले, 35 साल पहले यही क्राइटेरिया थी मोटी मोटा। हाँ हाँ हाँ, खेती बाड़ी हो, करेक्ट। और पिता का बैकग्राउंड हो। हम्म, तो मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, तो बैकग्राउंड भी था, खेती बाड़ी थी, पढ़ाई लिखाई हो गई, तो शादी भी हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मैंने महाराज जी के कॉलेज में एज ए बीएड में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। ओके, और इनके नाम से एजेंसी में करना शुरू किया। तो एजेंसी मेरी तब भी अच्छी थी, लेकिन मैं तब ब्रांच लेवल तक काम करता था। ब्रांच में नंबर 1 रहता था, यही से रहता था। फिर ब्रांच में नंबर 1 रहते थे आप? तब भी जब इनके नाम से थी। क्या बात है। ओके, तो उसका समय नहीं क्या हुआ ना कि मैं फिर भी मेरे पास समय बहुत था। तो मैं एक बार गया था, पैसे का अभाव भी था, तो मैं मतलब आप पढ़ा भी रहे थे, आपने LIC की एजेंसी भी ले ली, हाँ। फिर भी आपके पास समय रहता था? हाँ, मैं वहां से टीचिंग शुरू किया। Okay. तो सैलरी बहुत कम मिलती थी। मैं अपनी नौकरी में जो इनिशियल स्टेज है, तो उसमें 10 महीने बिना सैलरी पढ़ाया हूँ। अच्छा, ओके। और 10वें महीने जब हमारी सैलरी स्टार्ट हुई तो 1000 रुपया पर मंथ। अच्छा, फिर वो 1200 हुआ। 1990 की बात है ये? ये 93 4 की बात है। ओके, ठीक है। फिर 1200 हुआ, फिर ऐसे बढ़ता रहा। हम्म, फिर उस समय मुझे फिर भी पैसे की जरूरत पड़ती थी, फैमिली भी थी। फिर मैं गया DD1 में एक प्रोग्राम मांगने। DD1 में? हाँ, कि मुझे एक कार्यक्रम मिलेगा। DD जो एक चैनल है, DD1 गवर्नमेंट का चैनल है। गवर्नमेंट का DD1 चैनल। में गया, DD1 देख के तो हम लोग बड़े हुए हैं। दूरदर्शन केंद्र। तो दूरदर्शन केंद्र में गए, फिर वहां से बात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या नाम है, हमने कहा कि हमको एक कार्यक्रम चाहिए। तो उस समय एक कार्यक्रम अगर हम DD1 पर करते तो मुझे 200 रुपये मिलता। अच्छा। तो जब मैं गया तो बहुत भीड़ थी, और वहाँ वो चल रहा था, रिक्रूटमेंट चल रहा था एंकर की। ओके। तो मैं प्रोड्यूसर से मिला, हमने कहा हमको एक कार्यक्रम चाहिए और मैं बोलना चाहता हूँ एग्रीकल्चर पर। तो प्रोड्यूसर मुझे जानता नहीं था, लेकिन उसको लगा क्या नाम है कि मैं विजुअली रिच चेहरा है और फोटोजेनिक है, तो इस पर अच्छा काम कर लेगा स्टूडियो में। तो कहा देखो इंटरव्यू चल रहा है, एक एप्लीकेशन दे दो, हम डायरेक्टर साहब मिलवा दे रहे हैं, और तुम एक काम करो, इसमें इंटरव्यू दे दो। तो हमको बहुत समझ में नहीं आया। फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। क्या अच्छा चलो मत एप्लीकेशन दो, मैं मिलवाते रहो। तो डायरेक्टर घनश्याम शर्मा जी थे, तो मिलवाए और कहे कि ये एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और एक खेती बाड़ी पर का एंकरिंग का काम चल रहा था। तो वहाँ आए थे करीब 70-80 लोग, तो सबका इंटरव्यू चल रहा था। क्या स्टूडियो में ऐसे 3 कैमरा लगे रहते थे, और उसका जो रिसीविंग होती थी वो एक ग्लास रूम होता था कि आप कुछ भी बोलेंगे तो उसमें तक नहीं सुनाई देगा, और जो वहाँ से गाइड करेंगे वो कैमरामैन आपको गाइड करता रहता था। तो 70-80 लोगों को सबसे अंतिम में मेरा नंबर आया। तो मुझसे 10 सवाल किया गया था, तो मैंने 9 सवाल का जवाब दिया। ओके। और उस 70-80 में कोई 3-4 सवाल ज्यादा जवाब नहीं दिया था। तो मैं गया था एक कार्यक्रम मांगने के लिए, और इत्तेफाक से केवल मेरा ही सिलेक्शन हुआ 70-80 में से? हाँ। और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप नेक्स्ट मंथ आकर आप एंकरिंग ज्वाइन कर लीजिए, और आप इंटरव्यू लीजिए शुरुआती दौर से। तो मैं उसके बाद से मैं शुरुआती दौर से इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। करीब 15-20 दिन के बाद हमको टाइम मिल गया, और एवरी वीक एक कार्यक्रम मुझे मिलता था, तो मुझे 200 रुपये मिलता था वहाँ से। तो ये करते करते मैं करीब जानते हैं कि 4-5 साल तक किया, और उसके बाद से फिर 400 हुआ, फिर 600 हुआ, फिर 800 हुआ। ऐसे करते करते एक बार मुझे
8 कार्यक्रम में एक दिन करने का मौका मिला और सब आउटडोर था, पूरी गाड़ी चलती थी। ओके। 8 कार्यक्रम 98 में, 1998 में जब बाढ़ यहाँ आई थी। तो उस समय केवल DD1 पर खोला जाता था, तो एक समय ऐसा रहता था कि केवल मेरा ही कार्यक्रम आता था, क्योंकि और कोई कार्यक्रम होता नहीं था। हम ही 7-8 कार्यक्रम करते थे और उस समय मुझे पैसा भी ज़्यादा मिलता था। 32, जैसे मान लीजिए 400 के हिसाब से 3200 आता था, 3800 आता, ऐसे आता रहता था। 15 मिनट का जो चार्ज था तो 2000 हो गया था। क्या बात है, बहुत बड़ी। तो LIC एजेंसी के साथ चल रहा था। एक बात इन्होंने बातों बातों में बोली बाबू जी, ये बोल रहे थे मेरा जो फोटोजेनिक फेस था, तो आपको जब इनकी फोटो आई थी तो आप भी फोटो देख के एकदम आपने तुरंत हाँ कर दिया होगा। फोटो नहीं आई थी, फोटो तो मैं यही आ गए थे। सीधे जयमाल पे देखी थी। अच्छा। बारात लेके आए थे। चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं तो मुझे ऐसा लगा शायद फोटो आई होगी, तो फोटो देख के ही आपने तुरंत हाँ बोल दिया होगा। सो आपने बताया 1993 में आपको LIC की एजेंसी मिल गई थी इनके नाम से। आपने जो है इनके नाम से LIC की एजेंसी ली, काम तो आप ही करते थे, राइट? तो आपका जो जब आपने एजेंसी ली तो आपने किसको अप्रोच किया? हु वाज योर फर्स्ट क्लाइंट? सबसे पहला कस्टमर कौन था आपका? पहले तो मैं एजेंसी लेने के लिए खोजता रहा कि किसके अंदर मिलूं, कोई मिल ही नहीं रहा था कि मैं एजेंसी ले लूं। अच्छा, कौन डीओ मिलेगा, वो आप कोई खोज रहे मिलता थे? नहीं था। जो भी कहता ये था किसने रिकमेंड किया था आपको कि LIC की एजेंसी ले लो? मेरे पिताजी। अच्छा, आपके वो पिताजी कहे थे, रिकमेंड करो। किए थे। ओके। तो मैं खोजता रहा, 2-3 दिन खोजा, कोई डीओ नहीं मिले। हम्म। और जब कोई बात हो तो सब लोग, जैसे क्या होता है, आज भी 80-90% एजेंट काम नहीं करते हैं। 80% ओके। या करते हैं तो अपनी जीविका, मतलब समझिए केवल एजेंसी बचाते हैं। अभी भी 20% लोग 80% काम करते हैं और 80% मिल करके 20% काम नहीं करते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ब्रांच मैनेजर कई लोगों से कहे तो कोई तैयार नहीं हो लेने के लिए। अच्छा। फिर मैंने एक और भी खोजा। फिर मेरे अच्छा, पिता- मतलब कि डेवलपमेंट ऑफिसर कोई आपको नहीं लेने मिला के लिए था, तैयार ही नहीं थे? तैयार नहीं थे कि ओके। सब लोग ब्रांच मैनेजर अप्रोच करे, कोई तैयार नहीं हो। हाँ। फिर मैंने संजय साही, हमारे एक डीओ हैं, हम्म। और आज भी है डीओ आपके? हाँ, ही इज yes, अलाइव? yes, ओके। yes। तो एक हमारे मित्र हैं, वो पिताजी की एजेंसी से जुड़े हुए थे कुछ थोड़ा बहुत, तो उन्होंने ले आके इंट्रोड्यूस किया। तो भी बड़े बहुत बेमन से हमको ले लिए, मतलब कि भाई चलिए इन्हीं के साथ हम काम करेंगे। सो और- संजय साही इज योर डेवलपमेंट ऑफिसर? हाँ, वो हमारे साथ, उनके साथ मैं जुड़ गया 1993 में? हाँ, फिर उन्होंने बड़े डिवीजन के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, अभी भी जुड़े हैं। जब मेरा काम बढ़ा और मेरा काम इंडिया लेवल का हो गया और यूपी में तो सबने अपना माथा ऐसे पटका तो होगा। सब लोगों ने जब मिलते थे तो कहते, बताइए मेरी किस्मत ही फूटी थी कि मैं आपको नहीं लिया। और जितने भी उस ब्रांच के विकास अधिकारी थे, सब लोग, किसी तैयार नहीं हुआ कि लेंगे। सब लोग कहते ऐसे ही होता है, आते जाते लोग चल कर देते हैं। तो और नहीं, आज सब लोग अफसोस करते हैं कि अगर, क्योंकि मैं एक विकास अधिकारी जिसके अंदर में 100 लोग काम करते हैं, उनके बराबर मैं काम करता हूँ। क्या बात है, सही बात। पूरे डिवीजन में 400 विकास अधिकारी हैं, शायद 200-300-400 जो भी हैं। 60% ऐसे विकास अधिकारी हैं जिनसे ज्यादा मैं काम करता हूँ। तो संजय साही जो है वो खुशकिस्मत निकले ना? अब वो खुशकिस्मत निकले। वो नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, आपका फर्स्ट कस्टमर कौन था? किसके पास गए आप? पहला आदमी जिसने आपको चेक दिया, याद है वो आदमी? मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन हमारे जहाँ मैं नौकरी करता था, टीचर हमारे, हाँ, प्रिंसिपल थे स्वर्गीय मार्कंडेय सिंह जी। उनकी उन्होंने पहली अपने पॉलिसी? बेटे की पॉलिसी कराया था। पहली पॉलिसी थी आपकी? तो वो रिलेशनशिप में पॉलिसी आ गई थी या आपको कन्विंस करना पड़ा था उनको? नहीं, रिलेशनशिप ही कह सकते हैं इसको। देखिए, उस समय कन्विंसिंग पावर नहीं होता है। आज मैं किसी से भी बात करूंगा। क्या अमाउंट का चेक दिया था उन्होंने आपको? 800 का। 800 रुपए का प्रीमियम दिया था, एनुअल प्रीमियम? एनुअल प्रीमियम। ओके ओके। एनुअल नहीं, क्वार्टरली शायद 800 का। क्वार्टरली 800 रुपए का प्रीमियम दिया था 1993 में? हाँ, 93 में। परफेक्ट। तो देखिए, ये वो सब रिलेशनशिप बिजनेस था। कन्विंस करने की बात, तो बिजनेस तो फिर बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। फिर बहुत सारे लोग किए, बीमा के एजेंट को देख के लोग भागते थे, सुनते नहीं थे। किसी कहिए मिलना है तो पहले ही बोलता था कि वो है नहीं घर पर, या नहीं मिलेंगे। ये सब आपने फेस किया? हाँ, ये शुरुआती दौर बहुत फेस किए हैं। हाँ। इनिशियल स्टेज में वो चीजें आती हैं, और उसके 2 रीजन होते हैं कि हम किस लेवल के हैं। सबको मालूम है कि अभी इनका कोई लेवल नहीं है। आपको बड़ा काम करना है तो आपको लेवल ऊंचा करना पड़ेगा, बिना लेवल ऊंचे किए बड़ा काम नहीं कर सकते। मैं आपका लेवल क्या है वो भी पूछना चाहूंगा। हाँ, भाभी जी, आपसे पहले एक पूछ लूं कि इन्होंने बोला कि 80 लोग थे वहां इंटरव्यू में, DD1 में,
और 80 में से एक यही सिलेक्ट हुए। और देखिए 1,89,000 एजेंट हैं उत्तर प्रदेश में, और उसमें से इकलौते एजेंट हैं ये जिनका इंटरव्यू, मतलब वो DD1 में ये इंटरव्यू लेते थे, मैं आज इनका इंटरव्यू लेने के लिए आया और यही एक एलाइड क्लब मेंबर है पूरे उत्तर प्रदेश से। तो आपको क्या लगता है कि इनमें ऐसी क्या खास बात है जो ये एकदम सबसे अलग निकल जाते हैं? मेहनत बहुत करते हैं, मेहनती है बहुत। जी, लेकिन मेहनत तो सब वो 80 लोग नहीं करते होंगे। नहीं, 1,89,000 मैं देखता हूँ कितने मेहनत करते हैं लोग, एजेंट बहुत मेहनत करते हैं। सब तो नहीं आता, कुछ तो होगा इनमें अलग। हाँ, सबसे बात कर लेते हैं अच्छे से, सबका ख्याल रखते हैं, वो मेहनत तो आपका करते ख्याल हैं। रखते होंगे ना उनको छोड़ के मैं हाँ, लेवल की बात चल रही थी ना, तो शुरुआती दिन में आपका क्या लेवल था वो जैसे बताइए। कोई भी आदमी जब काम करता है तो इनिशियल स्टेज में उसको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। और क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, प्रिंसिपल थे, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक संबल था, क्योंकि घर में अनुशासन था। ये मानते थे जो पिताजी समझाएंगे, जो कहेंगे वो अच्छा ही कहेंगे, वो खराब नहीं कहेंगे। हम उनकी बात कोई टालते नहीं थे। ये अलग बात है, हमारी उनकी कभी कभी बहस होती थी किसी चीज पर, तो जब वो कहते थे मैं उसमें इब बट नहीं करता था, ये मैं कर देता था। अभी भी जैसे मेरी माँ है, वो बहुत सारी चीजें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो कहती है तो मैं उसको इसलिए करता हूँ कि ताकि उसको न तकलीफ हो। उसका रीजन क्या है कि वो खराब नहीं मेरे बारे में सोच सकती ना, वो हमेशा अच्छे सोचेगी। ये अलग बात है कि जनरेशन गैप होने की वजह से उसकी सोच थोड़ी उतनी क्वालिटेटिव नहीं होगी। करेक्ट, ठीक, लेकिन वो उस चीज को प्रूव करती है कि यही सही है। तो नुकसान होने के बावजूद मैं वही करता हूं जो वो कहती है। बहुत बार ऐसा हुआ कि जो नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप वहां तक सोचते हैं ना। गांव पे भी जैसे हमारे यहाँ है, हम अपने आदमियों से कहते हैं, वहाँ 3 आदमी थे, आप घर में जाते तो 3 लेडीज काम कर रही थी। तो मैं ये कहता हूँ जैसे मम्मी जो कर रही है उसको करो, उसमें नुकसान कितना हुआ ये तुम्हारा काम नहीं है। उसको मेरा काम है कि वो नुकसान बर्दाश्त करने का। ये जब आपने LIC का काम करना चालू किया 1993 में जी, अभी तो मैं देख रहा हूँ आपका, मैंने घर देखा, फार्म हाउस देखा, आपका कॉलेज देखा, आपकी गाड़ी देखी। उस वक्त आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? फोर व्हीलर ही चलाते? काम शुरू किया तो जहां मैं रह के पढ़ा था गोरखपुर में, वो मेरी बहन का घर था। अच्छा। उनके यहाँ जो मेरे बहनोई का स्कूटर था तो मैं उससे चलता था, तब मेरे पास स्कूटर नहीं था। आपका स्कूटर नहीं था? नहीं था। आपके बहनोई के हाँ, स्कूटर से हमें यहाँ आप LIC का काम कर रहे थे? मेरे घर में मोटरसाइकिल थी तो वो मेरे पिताजी चलते थे वहां से। पहली कार कौन से साल में ली आपने? पहली कार हमने लिया 2005 में। कौन सी कार थी वो? फोर्ड फिएस्टा। फोर्ड फिएस्टा लिया आपने? फोर्ड फिएस्टा लिया, और उस समय क्लास 1 अफसर को अलाउ नहीं था। अच्छा। फोर्ड फिएस्टा। और उस समय मैं एक ब्रांच जितनी जीवनश्री बेचती थी उतनी जीवनश्री मैं अकेले बेचा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक ब्रांच जितनी बेचती बहुत थी। बढ़िया। भाभी जी आपके पास वापस से आता हूँ। ये अभी तो बहुत मैच्योर्ड दिखते हैं, है ना, बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैच्योर्ड बातें करते हैं, लेकिन जब आप ने देखा 1993 की बात कर रहा हूँ, जब ये इंश्योरेंस बेच रहे थे लोगों को, उस वक्त आपको क्या लगता है कि आज तो मैच्योर्ड हो गए, उस वक्त उनमें ऐसी क्या कमियां थी, कुछ खराब आदतें हों जो आपको लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुधरे हैं? ये ऐसी कुछ बात है जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, सुधरे मैं अभी भी नहीं हूँ। अभी भी नहीं सुधरे तो बताइए, वो उनको बताइए कि जैसे नहीं, कुछ चीजें तो इम्प्रूवमेंट हुई होगी ना, अभी तो काफी इम्प्रूव दिखते हैं। कुछ बताइए, चलिए आप बताइए। गुस्सा बहुत आता है, सुधरे नहीं तो। अच्छा, गुस्सा आता है? अभी तक तो मेरे को पता ही नहीं था। नहीं, मेरे को एकदम से लगा बिल्कुल करते हैं और सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन गुस्सा अभी भी आता है। कोई ऐसी चीज जिसमें जो पहले थी लेकिन अभी नहीं है, ठीक हो गए उसमें? नहीं, ठीक है, कम हुआ है थोड़ा, गुस्सा कम हुआ है थोड़ा। गुस्सा बहुत करते थे शुरू से ही। ओके ओके। बाहर काम जब आदमी अभाव में होता है, किसमें? अभाव में ओके। जब होता है ना और परफेक्शन चाहता है, ओके, डेफिनेटली। तो फिर जब उसमें अभाव में होता है ना तो परफेक्शन चाहता है। करेक्ट तो वो बहुत बर्दाश्त नहीं करता है। ये ह्यूमन नेचर है। करेक्ट करेक्ट। और
जब एक बार ह्यूमन नेचर डेवलप हो जाता है तो उसको रिलीज करने में काफी वक्त लगता है। नहीं तो आप बोल अब रहे थे जैसे मैं मुझे काम करने की 15 घंटा मैं मैक्सिमम 17 घंटा काम करने का मेरा रिकॉर्ड है, काफी दिन तक लगातार 16 घंटा 17 घंटा, 15 घंटा नहीं, 15 से 17 घंटा काम करने का मेरा आज तक का रिकॉर्ड है। लेकिन जितना मैं काम करता था उस हिसाब से उस समय हमको इल्ड नहीं आती थी, हमको उतना पैसा नहीं आता था। उसके कई रीजन थे। एक तो मैं स्किल नहीं था फाइनेंस में, भाई फाइनेंस में हमने कोई पढ़ाई की ना, मैं स्किल था। मैं वो काम करता था कि जैसे मान लीजिए कि लेबर मिस्त्री काम करे, करेक्ट, तो वो मिस्त्री तो है नहीं। करेक्ट। अब मैं एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ आदमी फाइनेंस का काम कर रहा था, तो मुझे नेचुरली मेहनत ज्यादा करना था। और पैसा कहाँ से आएगा, मैं कभी बेईमानी नहीं किया। मैं दूध बेचा, मुझे शर्म भी नहीं लगती थी। मैं गोबर हटाने से लेके गाय खिलाने, दूध दोने तक, मुझे कोई दूध नापने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अभी मैं जाता हूँ डेयरी पर, जैसे हमारे पास 150 कस्टमर हैं, आते हैं लोग, बैठे रहते हैं। हम गए, सुबह गए अपना डेयरी गए, फिर चले गए स्विमिंग करने, फिर टहल कराए, फिर मैं डेयरी जाता हूँ। तो हम मर्सिडीज से जाते हैं डेयरी, मर्सिडीज गाड़ी खड़ा किए, फिर मैं हाथ धोआ। अब मान लो 10 कस्टमर खड़े हैं तो मैं हाथ धो के सबका दूध नाप दिया, ठीक, ड्रम से। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो मुझे नहीं देखे कभी, तो वो खुद परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, एक आदमी मर्सिडीज से उतर रहा है और दूध नाप दिया। दूध में अच्छा। तो मुझे कुछ भी करने में शर्म नहीं लगती है। मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते थे। और किस चीज के लिए डांटते थे? कुछ भी, जैसे क्या अच्छा। आता है ना कि वो भी बहुत परफेक्ट हाँ। बनाना चाहते थे, हम्म, क्योंकि प्रिंसिपल थे, हम्म, तो उनके डिसिप्लिन उनको बहुत पसंद थी। तो कोई बात होती थी, जैसे मान लीजिए, तो हम लोग बड़े हो गए तो कुछ कर ही देते थे, कुछ भी किए तो वो चाहे जितने लोग रहे। अब हम, जैसे मैं, मेरे छोटे भाई की शादी थी, मैंने यहाँ से ऑर्केस्ट्रा कर दिया, उसमें लेडीज डांसर सारे थे। अब मैंने तो कर दिया उत्साह में। हाँ। अब वो जानते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में डांस होता है, गाँव में इस तरह का डांस का कल्चर नहीं था। अब मेरे इतने नाथ रिश्तेदार सारे लोग थे, 100 गाली मुझसे देना शुरू किए सबके सामने। तो हम जैसे हम लोग, मैं बर्दाश्त किया, हाँ। उसमें मेरा बड़कपन था। करेक्ट। लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया बाद में कि उन सब ने कहा कि बताइए, देखिए ये आदमी नौकरी कर रहा है, सारी चीजें हैं, और प्रिंसिपल साहब के हम क्या बताओ, इतना गरियाए हैं, इतना बोले हैं, डांटे हैं, और कुछ कहा नहीं है। हाँ। उसमें मेरी इज्जत बढ़ गई। करेक्ट। तो होता क्या है ना कि एक बात हम, जो मुझे समझ में आया कि जो भी गार्जियन है वो बेहतरी के लिए ही करता है। उनको लगा कि इतना पैसा लग गया, इतना पैसा नहीं लगना चाहिए था, इससे कम में भी काम आ जा रहा था। क्योंकि हम लोग सब लोग अवाम जीते थे उस समय तक। पैसे का फ्लो तो 2010 के बाद आया। उसका रहस्य बताइए ना, कैसे पैसे का फ्लो आ गया? नहीं, जैसे मान लीजिए हमने काम, जो मेहनत में 15 घंटा 16 घंटा किया, उसका फल मिला। ये लोग साक्षी हैं। इन लोग तो एक कमरे में जीवन 12 साल बिताए हैं। जब से लोग होश संभाले तब से एक कमरा था, एक 8x8 का ड्राइंग रूम था, और एक 6x8 का किचन था, और एक 4x8 का, 6x8 का एक हमारे, या 5x8 का एक मेरे पास गेस्ट रूम था। यही मेरे पास था। आपका वैसे विनय जी, अभी अगर मैं क्लोजिंग रेशियो पूछूं तो क्या है? आप किसी कस्टमर के पास 10 के पास जाते हैं तो कितने कस्टमर आपके क्लाइंट बन ही जाते हैं? जो मुझसे बात करेगा उसको मैं बीमा कर दूंगा 100%। 100%, उसमें मेरे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके। और जो बीमा कराने वाला नहीं है उससे मैं बीमा की बात भी नहीं करता हूँ। आपको पता चल जाता है? मैं बात करने आपको से, पता चल मैं जाता है? उसी समय डिसाइड कर लेता है बीमा नहीं कराएगा, इससे बीमा बात नहीं करेंगे। और आपका गट फीलिंग बोला ये कराएगा तो करा ही लेते हैं। वो अगर उसका इच्छा जाहिर नहीं किया तो भी मैं बता दूंगा इसको पॉलिसी लेनी है। अब मैं उससे बात, वो आपके अंदर वो ये हमारे, ये जो चीजें हैं, ये बड़े फोरम पर बहुत सारे लोग इस बात को भूलते हैं कैसे होता है। जैसे आज भी मैं 1 घंटा किसी से बात करता हूँ, बीमा बात कभी नहीं करता हूँ। बीमा बात आज भी मैं 2 से 5 मिनट के बीच में ही करता हूँ, पूरी 1 घंटे में, लास्ट मोमेंट में ही। और बहुत सारा बीमा मैं जब निकलने लगता हूँ तब करता हूँ वहाँ से। क्या बात है। चलिए, आपका एक ट्रिक तो मालूम पड़ गया, बहुत सारे ट्रिक्स आपके जानने हैं। लेकिन जब शुरुआती दिनों में आपने काम शुरू किया
तब तो आपका 100% रेशियो नहीं होगा, कुछ तो कमियां होंगी। नहीं, बहुत कमियां थी उसका। हाँ, reason वो क्या था- कमियां, नहीं वो कमियां क्या है हाँ, वो बताइए। जैसे मान लीजिए क्या होता है ना कि हम जाते हैं तो मुझे पैसे की नीड होती है, तो हम सीधे पहले बीमा मांगते हैं कि एक पॉलिसी करा लीजिए, मेरी एजेंसी चल जा रही है या मेरा टारगेट नहीं पूरा हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आदमी चाहता है 12 बीमा हो जाए, 15 बीमा हो जाए, मेरी एजेंसी हो वो जाए। एक वो अंदर रहती है, ग्रीड तो रहती हमको है, पैसा दिखता है। वो ग्रीड रहती है हाँ, अंदर। तो अब उस नहीं समय रहती है, अब नहीं, अब नहीं रहती जब है। आप जाते हैं, जब मांगेंगे, तो जब आप कोई चीज मांगते हैं तो वो उतना पॉजिटिव निगाह से वो नहीं सोचता है। करना क्या चाहिए, करना ही चाहिए, उसकी नीड जाननी चाहिए। 80% उसको बोलते रहना चाहिए, वो बोले 20% हमको बोलना चाहिए। हमेशा ग्राहक ज्यादा बोलेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। करेक्ट। बीमा शुरू में करने- आप ये गलती करते थे, सब लोग करते थे, हम भी करते थे, नेचुरल सी बात आप है। भी ज्यादा बात करते थे, हम भी अपना पूरी बात बताते कि बीमा ऐसा है, ऐसे है, ऐसे होगा, सारी कहानी बोल देते मर थे। जाओगे तुम्हारी पत्नी खुशहाल हो जाएगी। हाँ। अब ये सब चीजें करने वाली थोड़ी ना है। कौन कहेगा कि भाई हमारी पत्नी बड़े तब खुशहाल रहेगी। तो अभी ये बीमा भी बताया जाता था, लोग यही बताते ही थे। करेक्ट भाई करेक्ट। 2 साल तो यही होता था कि आप परेशान मत होइए, आप मर जाएंगे तब पत्नी बहुत खुशहाल रहेगी, आपका बेटा बहुत पढ़ लिखने प्लान ठिकान कर लेंगे। फिर मुझे लगा कि ये तो गलत ट्रेंड है। फिर मैंने स्पीच में इस बात को रखा कि हम लोग गलत ट्रेंड से बेच रहे हैं। हम बीमा मांगने जाते हैं, जब हमें बीमा बेचना चाहिए। इसको 2-3 साल लगा समझने में। जब आप बीमा मांगेंगे तो छोटा बीमा होगा, जब आप बीमा बेचेंगे तो बड़ा बीमा होगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने हमेशा बीमा बेचा, और इसीलिए अब तक का शायद भारत में 14 लाख लोगों में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 25 से 28 पॉलिसी में टीओटी करते रहे होंगे। हमने 25 से 28 पॉलिसी में टीओटी किया है। तो ये भी आपका एक यूनिकनेस है। हाँ, हमारा पर पॉलिसी 25 पॉलिसी में आपका टीओटी हो जाता है। हाँ, 25, 26, 27 ऐसे 23 पॉलिसी ऐसे होता था। और पर पॉलिसी मेरा 3 लाख टिकट साइज, सबसे जो बड़ा टिकट साइज जिस ईयर में रहा है वो 3,84,000 रहा है। मतलब एवरेज एक पॉलिसी का प्रीमियम 3,84,000। तो ये टिकट 4 लाख रुपए। हाँ, करीबन 4 लाख। मोटे 4 लाख रुपए, जो भारत में रेयर 2-4 लोग पास होगा। फैंटास्टिक। डॉक्टर अमन, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपके पिताजी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनमें क्या खासियत है? हार्ड वर्क करते हैं, चलिए ठीक है, वो तो सब लोग करते हैं, लेकिन आपने कुछ अंदर से जज किया होगा कि मेरे पिताजी के अंदर जो है ना ये खासियत है जिसकी वजह से ये इतनी तरक्की कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो वही डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, और इनका एक टाइप ए पर्सनालिटी है। क्या है टाइप ए पर्सनालिटी? इसका क्या मतलब टाइप ए पर्सनालिटी? टाइप ए पर्सनालिटी वो होता है कि जो एकदम, जिसको हर चीज परफेक्ट चाहिए। ओके ओके। तो वो हर चीज में एकदम परफेक्शन खोजता है। तो ये उनके साथ शुरू से ही रहा है। हम लोग छोटे से स्कूल में पढ़ते तब भी, और अब भी। या डॉक्टर शालिनी, आपको कितना समय हो गया इस घर में आके? 3 साल हो गए। ओके, तो 3 साल से आप इनको देख रही हैं, जज कर रही हैं। आपने क्या अलग जज किया है कि भाई ये इनकी क्वालिटी है जिसके वजह से ये ग्रो कर रहे हैं? एज अमन सेड कि डिसिप्लिन इनका बहुत अच्छा है। प्लस हम ये देखते हैं कि इवन हमारी फील्ड में कई सारी चीज़ें हैं जो इनके फील्ड से हम लोग सीख सकते हैं कि बहुत टाइमली सब कुछ होना, नहीं भी हो तो क्राइसिस को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है इनको। ऐसा कोई मोमेंट आपको याद आता है जो जहाँ पे इन्होंने किसी क्राइसिस को हैंडल किया हो? ऐसा कोई मतलब छोटी छोटी क्राइसिस का बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना। कुछ भी, जैसे कि ये तो जो इनके यहाँ अंडर काम करते हैं, किसी की पॉलिसी लेट हुई या वैसा कुछ हुआ तो फिर भी बहुत, मतलब कुछ भी होता है तो ये ऐसा नहीं होता है कि उस बहुत इशू बना दिए उस बात तो एक का। सस्पेंशन लगा हुआ है इनके अंदर। जज को हैंडल कर लेते हैं, बहुत जल्दी हैंडल कर लेते हैं, जो इवन हमारे फील्ड में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि इमोशंस को बहुत भारी ना होके सेनली अपना सोच सके उस वक्त में, तो वो पापा जी का बहुत अच्छा चीज़ है। पापा जी आपके पास आता हूँ, रुकिए जरा। या शुभम, आप बताइए आपने क्या, बिकॉज आपको एक अलग तरह का थोड़ा पैम्परिंग मिलता है ना, वो अलग मिलता है थोड़ा सा एक छोटे बच्चे को। तो कितना गैप है एक्चुअली आप लोगों में, एज गैप कितना है? 1.5 साल का है, तो ज़्यादा गैप नहीं है एनीवे।
तो आपने किस तरीके से जज किया अपने फादर को कि इनमें ये कुछ खास बात है? जैसे पापा का फील्ड बहुत डाइवर्स है, मतलब ऐसा नहीं कि कन्फाइंड इतने ही तरह के लोगों से डील करना है उनको, या सिर्फ कोई ऑफिसर टाइप के लोगों नहीं से करना है, या बिजनेसमैन है, सब तरह के लोगों से डील करना होता है। और जो इनका काम का जो क्षेत्र है इतना बड़ा है कि उसमें अगर कोई एक लेबर है तो उससे भी डील करना, उससे बात करना है, और कोई बड़ा मंत्री है या नेता है, ब्यूरोक्रेट है, उससे भी बात करना है। ऐसे ऐसे टाइम कई लोग बताते हैं किसी के जानवर उनका बीमार हो गया तो स्कूटी पे बैठा के खुद लेते गए। वो ऐसे ऐसे लोग, मतलब आधी रात को किसी को दिक्कत होगी तो वो किसी को नहीं मिलेगा तो पापा को फोन करेंगे, और वो तब भी सब कुछ छोड़ के उनके लिए मदद करते हैं। और ये मदद वैसी वाली नहीं होती जैसे आज के टाइम पे बहुत थोड़ा सा सब लोग हर चीज के पीछे एक मीनिंग देखते हैं, पर्पस देखते हैं, तो उस तरह का नहीं, वो मदद करने के मदद पर्पस से करते हैं। तो वो एक ऐसी क्वालिटी हमको लगी कि जो बहुत रेयर है लोगों में, वो है सेल्फलेस वाली टाइप की पर्सनालिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? देखो मैं तो देख रहा हूं कि आपने कॉलेज बनाया है, आपने घर बनाया, आपने फार्म हाउस बनाया, तो भी आपको क्या लगता है आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट? सब मतलब चलो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जीतना दैट्स ए डिफरेंट थिंग, वैसे आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है? दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। ओके, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये तो मैडम का भी हुआ ना अचीवमेंट, आपका अकेले का थोड़ी हुआ। आपने LIC के प्रोफेशन से आप एक ये चीज नहीं बोली आपने कि इमोशनल भी बहुत है। नहीं, तो मेरे को ये चीज बताइए कि LIC के प्रोफेशन से, विनय जी, LIC के प्रोफेशन से आपने कुछ चीज क्रिएट की हो और आपको ऐसा लगता है ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है? कॉलेज, वो जो आपने बनाया कॉलेज। देखिए वो निर्णय क्या सही था गलत था मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मैं अपने पिताजी से जुड़ा था, मैं अपने बाबा से भी बहुत जुड़ा रहा हूँ। हम लोग बचपन में अपने बाबा की बहुत सेवा की है, और किसी दुर्भाग्य था, मेरे पिताजी कैंसर था, और जितनी ताकत थी उस समय मेरी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं टाटा में 2 साल ट्रीटमेंट कराया उनका, और यशलोक हॉस्पिटल इतना महंगा है बॉम्बे का, उसमें मैं 3 महीना कराया। मुझे एक ही चीज याद आता है कि आज 2003-4 में हमें भूख लगी समोसा खाने के लिए, तो उस समय 15 रुपए में एक समोसा मिलता था। तो 2003-4 में 15 रुपए की वैल्यू आज कम से कम 200 रुपए की वैल्यू बराबर है। फिर भी मैंने पूरा जितना मेरे पास शक्ति थी प्रयास किए, वो नहीं रहे, तो मैं बहुत दिन तक परेशान रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं, पिताजी के नाम से कुछ करते हैं। 2003 में आपके पिताजी? नहीं, 2004 में। 2004 में। 4 अप्रैल 4 था, और 22 या 19 ये 22 तारीख तो एक्सपायर किए वो। तो उसके बाद से फिर मैं 2005 में कॉलेज डाला, न्यू डाला उसके कॉलेज का। तो ये अलग बात है, उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और उस समय मेरे पास बहुत सारी चीजें जैसे पूरे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, ये सभी लोग छोटे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगा कि हमको इसी में सेटिस्फेक्शन मिला पे कॉलेज डाला। और जितना पैसा मैं कमाया मैं किसी से उधार नहीं लिया, न मैं कोई खेत बेचा, मैं जो कमाया उसी से आपने पढ़ाई किया, उसी से आपने क्रिएट किया, पढ़ाई किया, और उसके बाद से मैं किया। क्योंकि हमसे मेरा शुरू से कंसेप्ट था कि मैं बच्चों को बहुत पढ़ाने में समय नहीं दे सकता था, क्योंकि मेरे पास हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, लोग साइंस के थे, तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता। हाँ, इतना था कि जो लोग पढ़ते थे उसकी मैं व्यवस्था कर देता था। भाई तुमको कोचिंग करना है, किसी टीचर को बुलाना है, जिस टीचर की इच्छा करती थी, शहर में कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं रिक्वेस्ट करता था वो आ जाता था, मेरे व्यवहार संबंधों की वजह से। ठीक, तो मेरे एक मोटो था कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है तो बच्चों को पढ़ाना होता। तो मैं इन लोग पढ़ाई में कोई कसर नहीं किया। ये अलग बात है, फिर इन लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया तो फिर हमको वो रिलीफ मिल गया। फिर इन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में होने के बाद फिर मैंने मर्सरी ले लिया, फिर मैं एथराइज भी हो गया LIC से मर्सरी लेने के लिए। तो ये मुझे सबसे बड़ा काम मेरा, अगर मेरे बच्चों के अलावा अगर कुछ मैंने कब लिया आपने? आप पहले तो आपने बताया आपने फोर्ड फिएस्टा ली थी 2005 में। हाँ, उसके बाद आपका नेक्स्ट गाड़ी कौन सा था? मर्सिडीज था। मर्सिडीज थी। मैं कब लिया आपने? 14 में। 2014 में लिया। मैं जो फोर्ड फिएस्टा तभी CLDM तैयार नहीं हो रहे थे,
वो कहे मुझे, मैं सीनियर डीएम हूं, मुझे नहीं अलाउड है, मेरे क्लास 1 अफसर नहीं अलाउड है। लेकिन हम जिद किए कि हम कहे कि हम इससे नीचे गाड़ी नहीं लेंगे। और जब मैं गाड़ी लिया, हमने कहा कि जब मैं गाड़ी लूंगा तो मेरा बिजनेस दूना होगा, और हकीकत भी हुआ। जब मैं गाड़ी लिया उस समय मेरा बिजनेस जस्ट 2 टाइम हो गया। मैं 1 एमडीआरटी में 2 एमडीआरटी करने लगा। आज जब मैं मर्सिडीज लिया तो मेरा बिजनेस इनिशियल स्टेज से 4 टाइम हो गया। नहीं, तो इसमें आपको क्या लगता है विनय जी कि आपने गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी लिया हाँ। और आपका बिजनेस डबल हो गया, तो इसमें क्या केमिकल रिएक्शन होता है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता नहीं, है, 2 चीजें होती या लोगों का नजरिया चेंज हो जाता नहीं, है? दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी आदमी के लिए। जैसे क्या होता है ना कि यहाँ हर लेवल के लोग हैं देश में। आप किसी बड़े आदमी के पास जाएंगे तो आपको उस लेवल में जब जाना है तो आपको उसी लेवल में जाना पड़ेगा। आप मोटरसाइकिल से एक बहुत मर्सिडीज वाले के यहाँ, बहुत बड़े आदमी के यहाँ जाएंगे तो आपको तवज्जो नहीं देगा वो। करेक्ट। और मैं एक मेरी और मैं जब फोर्ड फिएस्टा लिया तब भी मैं ड्राइवर रखता था, पीछे बैठता था। और जब मैं मर्सिडीज लिया तो उस शहर की मेरी पहली नई मर्सिडीज थी, और मैं उस समय भी केवल मर्सिडीज से चलता था। पूरे शहर में जान गए लोग बिना एक मर्सिडीज है। तो जो लोग मिलने से कतराते थे, ये प्रैक्टिकल बात है, उनसे मैं आराम से मिलता था, लोग मिलते थे। मैं जब फोर्ड फिएस्टा लिया तो उसके पीछे एक रीजन था कि मैं एक अपने बहुत नोन के वहां गया था बीमा करने। मैं मोटरसाइकिल से गया था और वो मुझे बहुत मानते थे। मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे रिलेटिव थे। उन्होंने बीमा नहीं कराया। फिर कहे ठीक है कराएंगे। उसके 1 हफ्ते बाद फिर मैं गया, लेकिन उस 1 हफ्ते के बीच में एक तीसरा आदमी मारुति 800 लेके गया, कार से गया, वो आया, बीमा किया, चला गया। तो हम कहे हम क्या बता, हम कराने वाले थे नहीं थे, लेकिन पांडे जी आए थे, मारुति 800 से आए थे, और उन्होंने, अब हम बहुत संकोच पड़ गए, हम करा लिए। तब मैं सीनियर डीएम से कहा कि मुझे सबसे बड़ी गाड़ी चाहिए। तो पांडे जी आपके मोटिवेशन थे ना गाड़ी तो, लेने के लिए? हाँ, पांडे जी ने आपको मोटिवेशन हाँ, दिया? वो मुझे उनको मालूम नहीं, लेकिन हाँ। हमने कहा कि नहीं, हम सीनियर डीएम बहुत झगड़ा हुआ, और सीनियर डीएम मानते भी थे, कहते कि तुम हर बात में जिद कर देते हो, फलाना। चूंकि मैं नंबर 1 एजेंट था डिवीजन का, तो उनकी मजबूरी थी। मैं जब भी जाता तो बुलाते थे, बैठते थे, मैं कहा नहीं, हम इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दे पाएंगे। फिर मैंने फोर्ड फिएस्टा कहा मुझे सबसे बड़ी गाड़ी चाहिए। उस समय नई 2005-06 में फोर्ड फिएस्टा लॉन्च हुई थी। तो पांडे जी के इंसिडेंट के बाद आपने फोर्ड फिएस्टा लिया? मैं बीमा, हमारे जो रिश्तेदार थे बीमा नहीं कराए कि वो गाड़ी शायद थी, मैं उनसे करा लिया। और हम उसमें मोटरसाइकिल जाते थे। हाँ हाँ। हम बच्चों को छोड़ने जाते थे तो ये एक जने को आगे बैठाते थे, पीछे बैठाते थे, क्योंकि हम बच्चों को अपने ही छोड़ते थे। मुझे लगता है 8, 9, 10 तक मोटी मोटा छोड़े। उसके बाद से लोग बड़े हो गए, फिर आने जाने लगे, फिर कभी साइकिल से, कभी किसी तरह से, तो जब कभी खा रहे तो हम चले गए। तो वो चीजें, गाड़ी चाहिए। देखिए एक बात बता रहे हैं, हाँ। किसी भी प्रोफेशन में, मैं पूरे सभी प्रोफेशन बात कर रहा हूँ, 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला होता क्या? वस्त्र। आपकी कपड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक। बाड़ी, आपकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? वाहन। अगर आपकी कैपेसिटी है तो अपनी क्षमता से ऊपर की गाड़ी रखिए। अगर आपको व्यवसाय करना है तो अपनी क्षमता से ऊपर की गाड़ी रखिए, अच्छा कपड़ा पहनिए और अच्छी बात करिए। किसी भी प्रोफेशन के लिए ये 3 चीजें आपके पास है तो सक्सेस रुक नहीं सकती है। बहुत बढ़िया। वाहन इसलिए चाहिए कि आपका स्टेटस नहीं पता चलेगा तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। अगला आदमी आपको आकलन नहीं करेगा, वो ये कहेगा अब जिससे मुझे 5 लाख रुपया लेना है, मोटरसाइकिल से जाएंगे, तो सोचेगा 5 लाख रुपया लेके भाग जाएगा। करेक्ट। आप जैसे 10 लाख प्रीमियम, हम 10 लाख 20 लाख प्रीमियम उठाते हैं, किसी पॉलिसी के 10 लाख 12 लाख 15 लाख प्रीमियम हम उनसे लिए, तो हम मोटरसाइकिल से जाएंगे। अगर मान जाते हैं, मोटरसाइकिल जाना बुरा नहीं है, तो वो उसका भरोसा नहीं बन पाएगा। तो भरोसे के लिए आपको अपना स्टेटस ठीक करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल जो है वो एक हाँ, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन अब मैं फिर आपको नेक्स्ट इसका पहलू बता रहे हैं। जब आपका एक स्टेटस बन जाता है, जब ये इनिशियल स्टेज में आपको सक्सेस होने का ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। लेकिन जब आपका एक स्टेटस बन जाता है, फिर आपके पास 2 चीजें चाहिए। ओके। फिर वाहन हट जाता है, वाहन नेसेसरी नहीं है। ओके। फिर 2 चीजें रह जाती है, आपकी
दो चीजें का डेढ़ चीजें रह जाती है। ओके, आपकी वाणी, आपकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और वस्त्र जो है आपका साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। आप कम महंगा इसके अंदर- मैटर नहीं करता है, हाँ? महंगा मैटर नहीं करता है, फिर महंगा मैटर नहीं करेगा, साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन एक average वाणी वस्त्र होना वाणी रहनी चाहिए। चाहिए। वाणी हमेशा रहनी चाहिए। हम्म, बस आज के डेट में मैं अगर स्कूटी से जाऊं तो भी लोग पॉलिसी लेंगे, मैं पैदल जाऊं, चाहे रिक्शे से जाऊं, चाहे मैं इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी से जाऊं तो भी लेंगे। बहुत बड़ी बहुत बार मैं बहुत बड़े क्लाइंट किया गया हूँ, मेरा स्टाफ मेरे यहाँ 3 स्कूटी मोटरसाइकिल है, और मैं उसी बैठ कर उनको छोड़ दी जल्दी से। और जिससे जो आदमी हमको जिसका पॉलिसी का निकलते हैं वो 10 लाख का चेक देता है, वो मुझे बाहर तक छोड़ने आता है, तो मैं ही उसी इलेक्ट्रिसिटी में बैठता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा एक लेवल बन गया कि ये भरोसे बड़े आदमी है। तो इनिशियल स्टेज में आपको मेंटेन, फिर आपको क्या होता है कि आपकी क्वालिटी आपका काम करती है, आपका स्किल आपका काम करता है, फिर आप गाड़ी घोड़ा आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। डॉक्टर अमन, आपके पास में आऊंगा मैं। आपकी उम्र अब कितनी हो गई है? 33। सो इन 33 ईयर्स में मे बी आप 5-6 साल के बाद जब आप अच्छे से होश में आ गए थे, समझदार हो गए थे, जब चीज़ों को समझने लगे थे, तब से लेके आज तक अभी देखिए काफ़ी अच्छा, इस वक्त तो सारी अच्छी चीज़ें हमने बात की, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट आपने देखा हो इतने सालों में जो कि अच्छा मोमेंट नहीं था आप लोगों के फैमिली लाइफ में, दैट मोमेंट वाज नॉट ए गुड मोमेंट, जहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, ऐसा कोई मोमेंट आपको याद है? हाँ, 98 में बाढ़ आई थी जब, तो घर पूरा जिसमें से पूरा डूब गया था। अच्छा। मतलब पूरा डूब गया था, मतलब पूरा डूब गया था सब कुछ। तो हम लोग सीमा एंड एक हम लोग के फैमिली फ्रेंड ने, बहुत क्लोज फ्रेंड थी, उनके घर पे हम लोग रहते थे, वहां से जाते थे। तो वो जब तक बाढ़ आई थी तब तक बड़ा क्रूशियल, मतलब वो बहुत खराब टाइम था। सारी गाय की जितनी डेयरी गाय थी वो सब कॉलेज में गई थी, वहाँ योगी जी के कॉलेज पे। तो उसमें बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया था, फाइनेंशियल लॉस था, मेंटली बहुत वो था, मतलब सब कुछ एक तरह से। ये कौन से साल की बात? 98 की बात है। 98। ओके। विनय जी, कभी लाइफ में 1993 से लेके आज तक कभी कोई ऐसा फेस आया जब आपको ऐसा लगा यार ये क्या LIC का काम कर रहे हैं यार, इसको छोड़ देते हैं? कभी नहीं। हाँ, कभी ऐसा ये फील नहीं है? मैं LIC जिसे क्या होता है ना कि मेरे रग रग में बसा हुआ है, मैं LIC बुराई नहीं सुन सकता, मैं LIC को ना कोई काम नहीं कर सकता, और LIC में बहुत मन से करता हूँ और बहुत डिवोशन से करता हूँ, और मैं कभी भी हमेशा अपने कस्टमर के फायदा के लिए करता हूँ, और उनकी जब भी मैं पॉलिसी करता हूँ तो अपने पॉलिसी होल्डर के उसमें उसकी बेनिफिट किस में होगी वही मैं करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं पॉलिसी करने के बाद कोई ये कर दे कि आपने गलत कर दिया या आपने स्वार्थ में कर दिया, वो चीज़ में मैं इन लोगों को भी समझाता हूँ। मुझे कभी भी कितना हो परेशानी आई तो मैं अपने आप को बहुत क्राइसिस नहीं फील किया या घबरा नहीं गया, कोई कितना समस्या आ गई। जैसे 98 में बाढ़ आ गई थी, वो स्थिति बहुत, ये 4 साल के थे, 5-6 साल के थे, मेरे चाचा बीमार थे, रहने की जगह नहीं थी, पर सब पानी भर गया था। उस सब के साथ जीवन यापन करना तो आसान था कि हम कहीं जाकर रह जाए, गाँव चले जाएंगे चाहे कहीं चले जाएंगे, लेकिन मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी कि मेरे पास 40 गाय थे उस समय। उन गायों को भोजन चाहिए, मर जाएंगी, उन गाँव के रहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना, और न मुझे कभी अभी भी तो सारी गाय बच गई आपकी? हाँ, सारी बच गई। हाँ। आपने संभाल लिया उनको सब, और बहुत मतलब कॉलेज सब गायों को कॉलेज लेके गए, डिग्री कॉलेज में मैं बांध के रखा, फिर भूसा का इंतजाम करना, फिर बच्चों को खाने पीने का इंतजाम करना। भाई उस समय कुछ मिल नहीं रहा था, सब्जी नहीं मिल रही थी, आटा नहीं मिल रहा था, चावल नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, उसी में बीमार थे उनको भी देखना था। तो मैं चाहे जितनी मुसीबत आई कभी भी, या मैं कभी भी नहीं घबराता हूँ, जितना हम आसानी से, हम बस इतना चाहते हैं कि जैसे जो हम काम कर रहे हैं वो बस भरोसे से हो जाए, मैं घबराता नहीं हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाभी जी कि इनकी जो सक्सेस जो जर्नी है उसमें आपको किस तरीके से सेक्रीफाइस करना पड़ा, अपना योगदान देना पड़ा? जैसे इन्होंने तो बहुत मेहनत की, आपका क्या योगदान रहा इसके अंदर? अब घर का काम, घर देखते थे हम, बच्चों को देखते थे, घर परिवार देखते थे, ये बाहर अपना काम करते थे। आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे को भी काम करना चाहिए? आपका कुछ इसमें हैंडल करती है आप कुछ?
एडमिनिस्ट्रेशन? खुद करते थे, अब नहीं। तब पहले छोटे छोटे ये लोग थे, तो हम्म। यही अपना सारा काम करते थे LIC पे। अभी हम जो भी काम किए, चाहे रात भर काम किए, दिन भर काम किए, मेरे बच्चे कभी या मेरी पत्नी कभी सवाल नहीं की कि आपको इतना देर क्यों हो गया, क्यों इतना देर तक काम कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जब फैमिली सपोर्ट करती है तो आपका काम करने का वो बढ़ जाता है। और हमेशा जो है सफल वो आदमी है कि जो अपने काम के साथ साथ सारी चीजों को ध्यान रखे करे। तो हम जो सफल बैलेंसिंग पेरेंट रिलेशंस, हर चीज अपने को बैलेंस घर का, रखना। बच्चों का, जो उनकी जिसकी जो नीड है। देखिए हम लोग इस पेरेंटिंग उस स्थिति में अपना विकास किए हैं, हमारे बच्चे उस परिवेश में विकास किए हैं जो बहुत सामान्य परिवेश होता है, एक्सेस कुछ नहीं होता है, बस उतना ही होता है जितना इनको जरूरत है या जितना मुझे जरूरत है। और जब एक्सेस हुआ तब इन लोग जरूरत खत्म हो गई, तभी लोग पढ़ लिख दिए। तो वो उस समय तक जो आपकी नीड होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर पेरेंट की इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों को ये कर दें, अपने बच्चों को वो कर दें, लेकिन मजबूरियां बहुत होती हैं क्योंकि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में रहते हैं। शुभम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब मैंने आपको बोला कि आपके पिताजी के बारे में कुछ खूबी बताइए, तो आपने काफ़ी कुछ बोला इनके बारे में, लेकिन जेन्युइनली आपने कुछ ऐसा जज किया जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार पिताजी में ये इम्प्रूवमेंट एरिया एक है, ऐसी कोई बात बताइए, लेकिन सच में बताइए। नहीं, एक ही है, वही जो शॉर्ट टेम्पर्ड, थोड़ा सा अपना कुछ वो बाहर बहुत नहीं रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ये कि हाँ थोड़ा सा वो अगर और हो जाएगा तो चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। उस पर वो भी अपने भी बहुत काम करते रहते हैं, वो एकदम से तो होना नहीं है। करेक्ट। तो और सब कुछ आप एकदम परफेक्ट हर चीज में वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो ये ऐसा मतलब आप लोगों की पिटाई विटाई भी करते थे बचपन में? हाँ, होती थी। पिटाई विटाई भी करते थे मतलब गुस्से में। डॉक्टर अमन, आपसे पूछना चाहूंगा, आप अभी वो गुस्से वाली बात तो हो गई, आप कोई और इम्प्रूवमेंट एरिया बताएंगे इनमें? गुस्से के अलावा परफेक्ट मैन। मतलब बस हम एक मिनट, मतलब अगर बचपन से हम देखें तो अगर हम और शुभम हमेशा यही था कि अगर हमारे कोई आइडियल आदमी देखना है तो हम तो अपने फादर को। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है विनय जी, आपके लिए बड़ी बात बड़ी बात है ये। सो विनय जी, मेरे को एक चीज़ बताइए कि देखिए अभी आप एलाइड क्लब मेंबर बन गए हैं, आप अपने कॉलेज भी बनाया, डेयरी भी की, डेयरी भी है आपकी, इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, करते जाते हैं, आपको क्या चीज़ है जो मोटिवेटेड रखती है कुछ और करने की? मैं जो करता हूँ वो परफेक्ट करता हूँ, नहीं करता हूँ। और हम एक चीज बता रहे कि मेरा सब पर ध्यान रहता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मान लीजिए हम LIC काम कर रहा हूँ, तो डेयरी एक ऐसी चीज है कि हम इमीडिएट क्राइसिस आती है कि गाय बीमार हो गई, उसको मेस्टाइटिस हो गया, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, तो मेरा हम ऐसा नहीं कि मैं घबरा जाऊं, मैं परेशान हो जाऊं, कुछ नहीं, मैं उसको मैनेज करता हूँ, कैसे मैनेज होगा। या कॉलेज पे बहुत क्राइसिस लगा रहता है, कॉलेज में देखिए बड़ा कॉलेज है, कम से कम 10-12 फैकल्टी चल रही है, 40-50 का स्टाफ है, रोज कुछ न कुछ लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में देखता हूँ ना कि आदमी को अब जो काम आपका मुख्य है उसके अलावा जो उससे रिलेटेड जितने काम आप करते हैं उस सब पर आपको फोकस होना चाहिए। तो मैं अपना सब फोकस सब पर रखता हूँ, सभी कामों पर, जिसकी वजह से आज मैं सक्सेस हूँ। हम इसको अपने आप को सक्सेस मानते हैं, बहुत बड़ा पैसा होना वो सक्सेस का नहीं, लेकिन अभी अगर मैं पूछूं आपका विजन क्या है, गोल क्या है, क्या गोल पे आप काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? अब मेरा गोल इतना ही है कि बच्चे बेहतर करें, रिमेनिंग और पैसा कमाने के मेरा कोई गोल नहीं है। LIC काम में जरा कर रहा है, अभी नंबर 1 चल रहा है, जितने दिन भगवान नंबर 1 पर रखेंगे मैं काम करता रहता हूँ। मैं अपने काम के ऊपर तभी भी सतर्क रहता हूँ। कॉलेज में मैं आप कॉलेज देखे ही हैं, मैं उसको चाहता हूँ कि जब कोई देखे तो ये ना कहे कि ये जितना पैसा आता है राय साहब कॉलेज में नहीं लगाते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो मैं कॉलेज की जो पैसा आता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम पैसा कॉलेज में खर्च करूँ ताकि कॉलेज सुंदर दिखे, एक चीज बच्चे पढ़ने आवे तो उनको अच्छा फील हो। करेक्ट। एक चीज तो मेरे को समझ में आई कि आपकी काम करने की सोच क्या है, किस सोच के साथ में आप LIC के प्रोफेशन में हैं जो आपको कामयाब बना रही है। लेकिन थोड़ा माइक्रो लेवल पे पूछना चाहता हूँ, जब आप कस्टमर के साथ में बैठते हैं
तो उससे रिलेशनशिप तो अच्छी है, आपकी सोच भी अच्छी है, लेकिन फिर वो आपके थ्रू बिजनेस करे, उसके लिए क्लोजिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहती है जिससे कि वो चेक भी दे दे आपको? देखिए, पहले तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं बात उनसे कर रहा हूँ, वो मेरे बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। मतलब हमारे पॉलिसी होल्डर एक को सोचने, ये जरूर सोचे कि ये जो एजेंट है वो मेरे बेहतरी के बारे में सोच रहा है। उसको करने के लिए आपको उसके हिसाब से डिस्कशन करना पड़ेगा। जैसे कि जैसे मान लीजिए उसकी नीड कुछ और है, हम अपने बेचने चक्कर में कुछ और बताते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसके हिसाब से, अगर मान लीजिए हम बहुत सारे लोग कहते नहीं हमको, आप हमको 21 साल की पॉलिसी दे दीजिए, हमको 25 साल की पॉलिसी दे दीजिए, तो मैं उनको समझाता नहीं, आपको 16 साल की लेना चाहिए, इसलिए कि आपको 16 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी। उस समय आपकी जरूरतें आ सकती हैं, आप 16 पर मिले, 18 मिले, 21 मिले, तो आपके बच्चे की 3 स्टेज में पैसे की जरूरत होगी और उन तीनों स्टेज में मिल जाएगा। तो उस आदमी को महसूस होता है कि नहीं, ये मेरे बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो जानता है कि ये हमारी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। अगर मान लीजिए हम उसके कहने पर हम उसको 25 साल की पॉलिसी कर दें, मुझे अच्छा भी लगेगा, बड़े लंबे समय पॉलिसी मिलेगी हमको, लेकिन तब उसका बच्चा 30 साल का हो जाएगा, पैसे कोई नीड नहीं रहेगी। करेक्ट। तो आपको अच्छा उसमें हो भी जाएगी पॉलिसी, तो आपको पैसा कम मिले लेकिन समय से मिले। मैं इस पर काम करता हूं कि पॉलिसी होल्डर को लगे कि जो हमारा LIC एडवाइजर है वो हमारे लिए बेहतर सोचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाभी जी, आपसे पूछना चाहूंगा, एक्चुअली क्या है कि ये वीडियो जो है, क्योंकि ये फैमिली वीडियो है ना, इसमें आप सभी लोग बैठे हैं, तो बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जो है उनकी वाइफ भी ये वीडियो देखने वाली है, और आप जो है एक बहुत ही कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की धर्मपत्नी है। तो वो जो वुमेन्स आपको देख रही हैं, जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स की वाइफ है, जो अभी इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप, कुछ बोलना चाहेंगी? आपको ऐसा लगता है कि देखिए ये ऐसा दिमाग रखो तो आपके हस्बैंड ग्रो करेंगे, ऐसा कुछ मैसेज जो आपने फॉलो किया है? अगर मेहनत कर रहे हैं तो घर में घर का सपोर्ट करना पड़ता है, घर की औरतों की। तो अगर लेडीज लोग हैं करेंगी तभी आदमी बाहर काम करेंगे, यही है मैसेज। वो सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हम तो यही जान रहे हैं क्योंकि हम शुरू से ही किए हैं, आगे तो करेक्ट, इम्पोर्टेंट बात फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे बाहर सुबह से जाते थे, सुबह काम कर निकलते थे, रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक, तो घर को तो देखना पड़ता था, घर के लोग जो रहेगा वही देखेगा। परफेक्ट, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। विनय जी, एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, देखिए आपने जब शुरू किया उस वक्त तो एज एन LIC एजेंट तो आप 0 पे शुरू हुए, राइट, लेकिन आप इतने आगे निकल गए। बहुत सारे लोग जो है वो आपसे बहुत पीछे रह गए, कुछ लोग तो बहुत ही पीछे रह गए। आपको क्या लगता है कि उन लोगों ने क्या गलती की होगी जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए, या जनरली एक इंश्योरेंस एजेंट क्या गलती कर जाता है जो आपने देखा है? डिवोशन, अपने काम के ऊपर डिवोशन रखना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। देखिए, काम आप कम करिए ज्यादा करिए बहुत माने नहीं है, लेकिन जो काम करिए वो परफेक्ट करिए, ताकि उसमें शिकायत की गुंजाइश ना हो। जनरली यही होता है कि हम काम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। आज भी जो एजेंट्स बीमा कर दिए और बीमा करने के बाद सर्विस नहीं दे रहे हैं, ये 90% क्या 80% एजेंट्स की क्राइसिस है, ये कमियां है, और आगे नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इंश्योरेंस? हम यही कहेंगे कि भाई आप अपने पॉलिसी होल्डर के बारे में बेहतर सोचिए और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरिए, लगातार मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, और जब भी पॉलिसी करिए तो अपने पॉलिसी होल्डर के हित के बारे में बात करिए। करेक्ट। और अगर जब आप पॉलिसी होल्डर के हित के बारे में बात करते हैं तो वही आपका सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। हम भी उम्मीद नहीं किए थे कि भाई इतना बड़ा काम करेंगे, इतना अच्छा काम करेंगे। ईश्वर कृपा से गांव, घर, कॉलेज, चाहे मैं यहाँ रहता हूँ, एक सामान्य जिंदगी जो जीनी चाहिए एक आदमी को, वो भगवान की कृपा से मुझे मिली हुई है, और वो ईश्वर की कृपा है। मेरे से काबिल और मेरे से योग्य और मेरे से स्किल्ड लोग इस काम में बहुत सारे लोग हैं। कृपा आप पे है। हाँ, कृपा आप पे, कृपा मैं इस बात को मानता हूँ। बहुत बढ़िया, हम बहुत बढ़िया। और जैसे मेरी माता जी हैं, इस एज में भी अगर कोई पॉलिसी की बात कर दे या मान ली कोई बात होता है, वो भी गांव में कन्विंस करती हैं। अच्छा, कि हाँ
बाबू पॉलिसी कैन करा लेता रेटी। नहीं, लेकिन हाँ, कृपा बिल्कुल। आप पे क्यों है ये बताइए। और मेरी माता जी आज भी 7-8 घंटा पढ़ती हैं, 7-8 घंटा पूजा करती हैं, अच्छा, 7-8 घंटा पूजा करती हैं क्या बात है। और माला जपती हैं, पढ़ती हैं इस परिवार के कल्याण के लिए। तो मैं हम लोग के जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। माता जी का आशीर्वाद है, इसीलिए आप पे कृपा है। 100%। उसमें कहीं से ईश्वर के बाद अगर किसी का आशीर्वाद है तो आपकी मेरे माता जी का है, क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को मतलब खुशहाल देखना चाहती हैं, उसके लिए हमेशा पूजा पाठ करती रहती हैं। बहुत बढ़िया, और ये बहुत यूनिक उनके अंदर कैरेक्टर है, बहुत बढ़िया। जो रेयर महिलाओं में मिलता है। वो आप ही बताइए, इस एज में, एज ऑफ 56 में है वो, और 8 घंटा 7 घंटा पढ़ती है। बहुत बड़ी बात। आप 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, आपको हम मतलब हमको दिया दे, मैं 1 घंटा नहीं पढ़ सकता, करेक्ट करेक्ट और वो 7-8 घंटा रोज पढ़ता है। पढ़ाई करना तो 10-11 बजे रात तक पढ़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी अच्छी बात आदत है, बहुत अच्छी आदत है और बहुत बड़ी बात भी है। हाँ, एक मैसेज विनय जी, एक यूनिक मैसेज आपसे लेना चाहता हूँ। आप ऑर्गेनाइजेशन के जो काम कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए, उनके लिए आपके पास कोई मैसेज है जो आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ जहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम अगर इंटरनेट की व्यवस्था अगर बेहतर हो जाए तो शायद हम जानते हैं एजेंट का टाइम बहुत बच जाएगा। यहाँ पे इम्प्रूव करना हाँ, चाहिए। करना ये चाहिए। एक दूसरा, हम्म, जैसे अभी एक हो गया कि सारे जगह अब हम मान लीजिए कि मैच्योरिटी आप कहीं रहिए 20 लाख तक की मैच्योरिटी अब खाते में चली जाती है, ठीक। अभी लोन नहीं ले सकते, क्लेम नहीं ले सकते, इस पर भी वर्क हो रहा है। तो इसमें भी वर्क इंप्रूवमेंट होना चाहिए कि हम किसी हिंदुस्तान के किसी ब्रांच से लोन ले लें, हिंदुस्तान के किसी ब्रांच से क्लेम ले लें, और जो सुविधा अपने ब्रांच में है वो पूरे हिंदुस्तान के सभी ब्रांच में एक एजेंट को मिलती रहे। कोई जरूरी नहीं कि हम अपने ब्रांच से में है तो वहीं वो सुविधा मिलेगी। विनय जी, आपने जो इतने साल काम किया, 1993 2026 कितने साल हो गए? 7 और 26, 6 12 13, 33 ईयर्स आपको हो गए हैं। ये 33 सालों में आपने जो काम किया है, इतना समय दिया है, आपने 33 सालों का अगर लर्निंग निकाले तो आपको क्या लगता है, आपने क्या निचोड़, लर्निंग का निचोड़ आपके हाथ में क्या आया है नो, बिजनेस की ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए क्या होता है ना कि समय के हिसाब से आपकी लर्निंग मैच्योर होती जाती है। करेक्ट करेक्ट। आप इनिशियल स्टेज में जो सीखते हैं, गलतियां करते हैं, फिर आप अच्छा करते हैं, ठीक। और तो सबसे बड़ी लर्निंग ये हुई कि आपको इनिशियल स्टेज में जो हम घबराते थे किसी भी काम, चाहे इंश्योरेंस करने के लिए, चाहे टीवी पर हम जाते थे बोलने के लिए, वो चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे आप बहुत दिन तक काम करते हैं वैसे वैसे आपकी लर्निंग मैच्योर हो जाती है। दूसरी बात है कि जो बीमा आप करने शुरू करते हैं तो आप इनिशियल स्टेज में जितनी गलतियां करते थे, तो किससे मान लीजिए कि आपके पास 10 पॉइंट हैं तो उसमें 8 ऐसे पॉइंट होते थे जो नहीं होना चाहिए थे, नहीं होता था। अभी क्या होता है कि 10 में से 9 सही होता है, एक कभी कभी गलत होता है। करेक्ट। तो जब समय के हिसाब जब आप काम करते हैं तो आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, जो मैच्योरिटी होती है, वो चीजें होती है। हमने जीवन में एक ही चीज सीखा, कोई भी काम हो, हम कभी रीजन नहीं दिए, कभी भी नहीं रीजन दिए, चाहे LIC का रहा हो, चाहे कॉलेज का रहा हो। मेरे यहाँ 4 लोग एक ही बार स्विच करके चले गए, 4 लेक्चरर थे, हमको एडवांस भी दिए, कोई बात आ गई और स्विच करके चले गए कॉलेज सफर करना। मुझे फोन आया कि ऐसी बात है, 4 लोग एक ही दिन, आज शाम को ये लोग बिस्तर उठाए अपना, उन्होंने कहा कि हम कल से हम लोग नहीं आएंगे। तो कॉलेज तो सफर करेगा, तो तब भी मुझे घबराहट नहीं हुई। अब या तो मैं कोसू ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर मैंने इमीडिएट जो है, हमने कहा कि कोई भी PG लड़के बुला दीजिए। तो क्या क्या होता है ना कि आपको हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। कोई काम अगर कहा जाता है या कोई काम आता है तो रीजन, जब आदमी रीजन देने लगता है ना तो सक्सेस उतना नहीं मिलेगी। करेक्ट। सक्सेस रेट, रीजन, सक्सेस रेट को कम करने का सबसे बड़ा रोल रीजन का है। बहुत और सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए सबसे Reason बड़ा को avoid रिजल्ट करो। है। सक्सेस और अनसक्सेस आदमी में एक बहुत माइनर डिफरेंस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हर सक्सेस आदमी वो रिजल्ट देता है, और हर अनसक्सेस आदमी वो रीजन देता है।
बहुत बढ़िया। जो आदमी 10 काम करता है ना, वो 11 भी करेगा, लेकिन जो 2 काम, 1 काम या कुछ नहीं करता है, वो 1 काम भी देंगे नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। हमेशा जो है वो 10 काम करने वाला 11वां काम भी उतनी अच्छा करेगा। तो मैं यही कहूंगा भाई सभी एलआईसीएन से कि रीजन ओरिएंटेड मत होइए, रिजल्ट ओरिएंटेड होइए। फैंटास्टिक। और समय के हिसाब से कोई भी एलआईसी एजेंट हो, जो समय के हिसाब से जो आप सीखे हैं, जो कमियां आई हैं, कौन ऐसा इंसान है, ये अगर कहता है कोई तो गलत कहता है। संसार का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जब वो गलत करता तो उसको न मालूम हो। वो गलत करता है तो उसको मालूम रहता है कि मैं गलत कर रहा हूं। अगर वो कहता है कि मैं नहीं कर रहा हूं तो वो गलत कहता है। करेक्ट। हर आदमी को मालूम है कि मैं गलत कर, आप सही काम करते हैं तो आपको मालूम होता है मैं ये सही कर रहा हूं, और जब गलत काम करते हैं तो ही मालूम होता है मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं गलत काम करने जा रहा हूं। इसीलिए हम सबको कहते हैं, इन लोगों को मैं समझाते रहता हूं कि हमेशा बेटा कोई भी चीज हो तो एक बार सोचो कि इसको कैसे अच्छी तरह से हो सकता है। जब अच्छी तरह से, क्योंकि हर इंसान के में अच्छी तरह से करने की क्षमता होती है और बेस्ट एफर्ट करना चाहिए टिल, जब तक आप सक्सेस होने के लास्ट सीढ़ी तक आपको एफर्ट करना चाहिए कैसे हो सकता है। और हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए सब चीज पर, चाहे पॉलिसी होल्डर हो, चाहे नया क्लाइंट हो, या कोई क्लेम का हो, या कोई चीज हो। मल्टीफेरियस विजन आपका अगर नहीं होगा तो अब लाइफ नहीं चलेगी। अभी कंपटीशन बहुत है। आप जो काम कर रहे हैं, चाहे मैं जो काम, ऐसा नहीं जो मैं काम कर रहा हूं कोई और नहीं कर रहा है, मुझसे बेहतर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ जाए, जिस दिन आ जाएगा कि मैं ही सबसे अच्छा कर रहा हूं और मैं ही सबसे अधिक व्यस्त हूं। हमारे पास, हम लोग गए थे भी लंदन में, सारे लोग, सारे बड़े बड़े जन थे, तब मुझे लगा कि मैं तो जो कर रहा हूं उससे कई गुना अच्छा करने वाले हैं। अब तक कोई ईगो नहीं है। भरत पारिक जी और हम लोग साथ में लंबा दूरी तय किए, बस में हम लोग अगल बगल बैठे थे, बहुत सारे डिस्कशन किए। क्या गजब का ग्राउंडनेस है, एकदम ग्राउंड लेवल पर डिस्कशन। मतलब ये लगता ही नहीं कि भाई देखिए भरत पारिक एशिया के सबसे बड़े एजेंट हैं, लेकिन उतने विनम्रता से बात तो सोच भी नहीं सकते। फैंटास्टिक। एक आखिरी प्रश्न करना चाहूंगा, लेकिन एक वर्ड में आप बताना है। आपके बच्चे जो हैं आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? मैं अपने पिताजी को। आपके पिताजी को? मेरे, हाँ, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है ना कि वो अपनी क्राइसिस में दूसरी मदद करते थे, लोन लेके मदद करते थे। परफेक्ट। और वो कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। फैंटास्टिक। विनय जी, आपकी जीवनी के बारे में इतने सारे मैंने प्रश्न पूछे और इतनी सारी चीज़ें हमको जानने को मिली, और यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो बना है। और इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार जिसको हमने मिस किया, लेकिन ऐड करना बहुत ज़रूरी था। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा काम करे। यतिका डॉक्टर अमन की डॉटर है ये। विनय जी अभी दादा हो गए हैं, उनकी पोती है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इस वीडियो को इतना वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।